आज पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का मतलब है दर्पण के लिए u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के अंदर क्या संबंध होता है। ये पढ़ा अपना 1/f इक्वल टू 1/u प्लस कितना होता है 1/v। अब इसको अपने को डिराइव करना है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v किस तरीके से आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो दर्पण, तो पहले वही दर्पण बनाते हैं। ये दर्पण है, ये इसकी क्या होगी मुख्य अक्ष होगी। बाहर वाली सतह पे पॉलिश है, कौन सा दर्पण मान ले अवतल दर्पण है। तो ये बिंदु कौन सा होगा इसका ध्रुव है। ये मान लो वक्रता के अंदर C, ये फोकस बिंदु है, यहाँ वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु किस किस के बीच में है, अनंत और C के बीच में। अनंत और C के बीच में होगी तो प्रतिबिंब किस किस के बीच में बनता है, C और F के बीच में। तो जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ से समांतर आ रही है, समांतर जो आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कौन से बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। प्रतिबिंब का बनेगा जब कम से कम दो लाइन आपस में क्रॉस हो जाए तो क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरी ये मान लो यहाँ से डायरेक्ट इसके ऊपर आ रही है, ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, मान लो यहाँ पर ध्रुव पे आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के साथ में जितना कोण बनाएगी, परावर्तित प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। ये वस्तु A और B, ये वस्तु का बन गया प्रतिबिंब A डैश B डैश। ये बिंदु है, ये कौन सा है C का मतलब वक्रता के अंदर, F का मतलब फोकस बिंदु। तो पहली प्रकाश किरण समांतर आ रही है, दर्पण से टकराएगी, कौन से बिंदु से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है। तो ये मुख्य अक्ष के साथ में जितना भी कोण बनाती है, परावर्तित प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। अब अपने को जो संबंध ज्ञात करना वो लिखा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u लिखा हो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु कौन सी है AP, तो ये तो वस्तु की क्या है ऊंचाई। तो वस्तु की दूरी का आकार हमेशा कौन से बिंदु से नापते हैं, P बिंदु से नापते हैं। तो A से लेके P, AP क्या है वस्तु की दूरी है, AP क्या है वस्तु की दूरी, किससे लिखी जाएगी U से लिखी जाएगी। ठीक, AP क्या है वस्तु की दूरी किससे लिखेंगे U से। फिर V प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कौन सा बना A डैश B डैश प्रतिबिंब बनाते तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, दूरी वही कहां से नापेंगे P बिंदु से नापते तो क्या हो गया A डैश P है, ये क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी, ये कितना मान लें V है। और F क्या फोकस दूरी, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है फोकस दूरी। ये क्या है फोकस दूरी कौन सी होगी स्मॉल। अब इन तीनों के बीच में अपने को संबंध ज्ञात करना, संबंध क्या होगा। तो देखो संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डायग्राम बना इसमें से अपन त्रिभुज उठा के चलते हैं, त्रिभुज लेने। तो तीनों जो मान है वो तो एक साथ चलेंगे नहीं, कितने मान लेके चलते हैं सिर्फ एक बार, दो मान लेके चलते हैं। तो जैसे मान लो एक बार कौन कौन सा मान लेके चल रहे हैं u, और कौन सा लेके चलते हैं v लेके चलते हैं। यदि u वाला मान लेते हैं तो u का मतलब कौन सी भुजा काम में आएगी, AP भुजा काम में आएगी। तो AP भुजा कौन सा त्रिभुज बनाएगी, ये होगा। तो AP त्रिभुज कौन सा बनाएगी APB, ये बनाएगी AP और B। दूसरा V लेके चलते हैं तो V क्या है A डैश P प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब A डैश P कौन सा बनाता है A डैश P B, ये बने। मतलब ये त्रिभुज हो गए ना, ये तो त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ एक इसके नीचे बना हुआ, यहाँ लिखा हुआ डायग्राम में A B P, यहाँ लिखा हुआ A डैश और कौन सा लिखा हुआ B डैश, ये दोनों त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों त्रिभुज को अपने को क्या करना है समरूप करना है। समरूप करते हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो जैसे मान लो ये कोण लिखे हैं, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना है थीटा, ये 90 डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री। तो अपने दोनों त्रिभुज ले दिए, ये जो लिखे कि त्रिभुज कौन कौन सा ले लिया, एक तो क्या लिखा है A B P, दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया A डैश B डैश P के अंदर कि त्रिभुज A B P तथा त्रिभुज A डैश B डैश P के अंदर। दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं, समरूप करने का मतलब अपने को दो कोण बराबर करने हैं। तो कोण बराबर करते हैं तो एक को ये कोण 90 डिग्री, एक ये कोण 90 डिग्री का हो गया, एक कोण तो बराबर हो गया। कोण कौन सा हो गया PAB इक्वल टू PA डैश B डैश, कौन सा हो गया कोण PAB बराबर PA डैश B डैश, दोनों का मान कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो एक एक कोण तो बराबर हो गए। दूसरा कोण APB बराबर कोण A डैश
पी बी डैश दोनों बराबर हैं। कौन से नियम से बराबर हो गए? जब दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो उसमें चौथा नियम था कि यदि ध्रुव पे आपतित होती है तो आपतित प्रकाश की किरण जितना कोण बनाएगी परावर्तित प्रकाश की किरण भी उतना ही कोण बनाती है। तो ये चौथे नियम से बराबर हो गए दोनों कोण। कौन सा हो गया? कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। दोनों का मान कितना है? थीटा। दो कोण बराबर हो गए। दो कोण बराबर है इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब इसमें मान लो कर्ण को भूल जाओ। कर्ण अपने को कहीं काम में नहीं लेना, सिर्फ क्या काम में लेना? लंब और आधार काम में लेना। कर्ण को छोड़ दो। कर्ण को छोड़ते हैं तो ऊपर वाले का लंब कितना हो गया? एपी। लंब के नीचे लंब ही लिखना है, आधार के नीचे आधार ही लिखना है। तो जैसे लंब लिखा ऊपर वाले का कितना है? एपी। तो नीचे वाले का लंब कितना है? ए डैश बी डैश। एपी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ऊपर वाले का आधार कितना है? एपी। ऊपर वाले का आधार कितना हो गया? एपी अपॉन नीचे वाले का आधार कितना है? ए डैश पी अपॉन कितना हो गया? ए डैश। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना आ गया? 1। ठीक है कि पहले यहाँ से तीनों मान एक साथ नहीं चलते तो दो त्रिभुज उठाएंगे। त्रिभुज उठाने का मतलब एक बार u काम में ले, एक बार कौन सा काम में ले? v। तो u काम में लेते हैं तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? a b p, क्योंकि इसका मान कितना है? u है। ये v काम में लेते हैं तो कौन सा बनेगा? a डैश p b डैश a बनेगा। ये किसका किसके लिए है? v के लिए। फिर दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप करना है। समरूप करने का मतलब दो कोण क्या करने पड़ते हैं? बराबर करने पड़ते हैं। तो एक कोण तो ये दोनों में समरूप बराबर है, कितने का हो गया? 90 डिग्री का। दूसरा जो प्रतिबिंब निर्माण का 4 नंबर नियम था उससे ये दोनों कोण क्या है? इक्वल है। त्रिभुज दोनों क्या हो गए? समरूप। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर तो ये कहते हैं कि कर्ण को छोड़ दो, कर्ण काम में मतलब कहीं भी, सिर्फ क्या काम में लेके चलते हैं? लंब और आधार। तो लंब ऊपर वाले का लंब के नीचे लंब ही आएगा, आधार के नीचे क्या आएगा? आधार। तो अपना ये समीकरण आया 1 नंबर समीकरण। अब देखो यहाँ आने के बाद में जब ये समीकरण ज्ञात करते हैं तो अपने पास सिर्फ कितने मान आए हैं? दो ही मान है। एक तो कौन सा है? u। दूसरा कौन सा है? v। अभी बचा हुआ कौन सा है? f बचा हुआ है। तो f कौन सा त्रिभुज बनाएगा? ये निकाल। तो f कौन सा त्रिभुज बनाएगा? ये fp, ये ना fp। तो छोटे द्वारक के दर्पण के लिए वही है, ये क्या मानेंगे? एक सीधी रेखा होगी तो ये त्रिभुज हो गया। एक तो ये, एक इसके जैसे सामने ये बना हुआ, फिर ये त्रिभुज बने। कि दूसरे कौन से हो गए? ये आकृति बनी, ये बनी। यहाँ लिखा हुआ है a डैश b डैश, बीच में लिखा हुआ है f, यहाँ p, यहाँ कोई बिंदु लिखते जैसे मान लीजिए कौन सा लिखा? d लिखा। ठीक। कि छोटे द्वारक के दर्पण के लिए इसको क्या मानेंगे? बिल्कुल सीधी रेखा, क्योंकि दूरी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। बहुत ही कम इसका मतलब क्या है? सीधी रेखा। अब त्रिभुज दोनों कौन से हो गए? त्रिभुज a डैश b डैश f तथा त्रिभुज f p d। f p d दोनों को समरूप करना है। समरूप करने का मतलब वही दो कोण अपने को क्या करने? बराबर करना है। तो दो कोण बराबर करते हैं तो एक तो ये कोण वही कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ये भी कितने का हो गया? 90 डिग्री का। एक तो एंगल कौन सा हो गया? एंगल f a डैश b डैश इक्वल टू f p d। दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। एक कोण बराबर। दूसरा ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर, क्योंकि कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन सा कोण हो गया? कोण a डैश f b डैश बराबर p f d। दोनों जो कोण है वो कौन कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है तो दो कोण बराबर हो गए। दो कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप हो गए। तो त्रिभुज a डैश b डैश f समरूप त्रिभुज f p d। त्रिभुज a डैश b डैश f समरूप त्रिभुज f p d। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। समरूप है तो वही भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब भुजाओं का अनुपात बराबर तो इसमें भी कर्ण छोड़ दो, सिर्फ क्या काम में लेंगे? लंब और आधार। तो ऊपर वाले का लंब कितना है? dp। ऊपर वाले का लंब कितना है? dp अपॉन नीचे वाले का लंब कितना है? a डैश b डैश dp अपॉन a डैश b डैश बराबर ऊपर वाले का आधार fp, नीचे वाले का आधार a डैश है, fp अपॉन a डैश। ये माना है fp अपॉन a डैश है। अब उसके बाद में देखो यहाँ वस्तु रखी हुई है। वस्तु कौन सी है? ये रखी है।
यहाँ से प्रकाश की किरण चल के आ रही है समांतर, कौन से बिंदु पर आती है, डी बिंदु पर। तो इसका मतलब ये कंप्लीट दूरी क्या होगी, बराबरी होगी, चाहे यहाँ से नाप ले चाहे यहाँ से नाप ले चाहे स्टार्टिंग से नाप ले, दूरी सभी क्या चलेगी, बराबर चलेगी। इसका ये मतलब हो गया कि जो डीपी लिखा हुआ है, डीपी का जो मान है वो किसके बराबर है, एपी के बराबर है, क्योंकि वस्तु एपी है, ए है ना एपी। एपी से प्रकाश किरण समांतर आ रही है, समांतर आ रही है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होंगी। तो डीपी बराबर कितना हो गया, एपी। डीपी की जगह एपी रखते हैं, तो एपी अपॉन ए डैश डी डैश इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2। कि फिर उसके बाद में दो त्रिभुज और लेने थे, तो त्रिभुज ऐसा सिलेक्ट करना था जिसके अंदर फोकस दूरी आती है। तो फोकस दूरी एफ पी, ये ट्रायंगल बनाए, फिर नीचे वाली साइड में ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या करने थे अपने को, सिमिलर समरूप करने हैं। समरूप करते हैं तो वही दो कोण क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। दो कोण बराबर करते हैं तो एक तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों कोण कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण है, त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब ये समीकरण आ गए। अब समीकरण 1 और 2 दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो गई, राइट साइड क्या करनी है अपने, इक्वल करनी। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या लिखा, ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ। ये होगा इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल की, राइट साइड इक्वल कर दी। उसके बाद में देखो अपने को संबंध ज्ञात करना है सिर्फ 3 राशियों में, दर्पण सूत्र। मतलब संबंध किस किस के बीच में, u v और f में। यहाँ कितने मान आ गए, 4 मान थे, दो इस साइड में लिखे हैं दो इस साइड में लिखे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने को किसका मान नहीं पता, जिसका मान नहीं पता उसका मान ज्ञात करते हैं। तो एपी का मान लिख ले एक बार, एपी इसका मान कितना है, यहाँ लिख ले, एपी लिखा हुआ कितना है, u, ए डैश पी का मान v, एफ पी का मान f, नीचे नीचे वाले का मान नहीं पता, किसका नहीं पता, ए डैश एफ का। तो इन तीन को तो ऐसे ही ऐसे लिख दे, एफ पी अपॉन ए डैश पी इक्वल टू एफ पी अपॉन, अब मान ज्ञात किसका करना है, ए डैश एफ का। अब देखो ए डैश एफ का मान कैसे ज्ञात करें भाई, ये ए डैश एफ ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए डैश पी इसी तरीके से लिखो, ये मान लो ये लिखा हुआ ए डैश पी। इस ए डैश पी का मान तो अपने को पता है कितना है, v है। एफ पी का मान अपने को पता है, ठीक है, कितना है f। तो इस टोटल में से यदि ये माइनस करते, इस पूरे में से इस साइड वाला माइनस करते ही यही साइड बचेगी अपने पास, ये भी ना ए डैश पी में से क्या घटाते, एफ पी घटाते, तो कौन सा बचेगा, ए डैश एफ। इस कंप्लीट की वैल्यू v, इसकी वैल्यू f, तो इस टोटल में से इस साइड वाला माइनस कर देंगे। ये कितना, क्या लिख दे इसको, ए डैश पी में से और क्या घटाते हैं, एफ पी घटाते हैं। ए डैश पी में से क्या घटा दिया, एफ पी घटा दिया, तो ये साइड बच गए ए डैश एफ। यहाँ तक आने के बाद में उसके बाद चिन्ह परिपाटी नियम से, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी नियम हमने बताया था कि भाई जो राइट साइड में होगा वो किस में होगा, प्लस में, लेफ्ट साइड में होगा वो किस में होगा, माइनस में, ऊपर वाली साइड में प्लस में, नीचे की साइड में होगा क्या होगा, माइनस के अंदर होगा। अब चिन्ह परिपाटी नियम से देखो, जैसे ये मान लिख दो, ए पी का मान है कितना, u, ए डैश पी का मान कितना है, v, एफ पी का मान f, ए डैश पी माइनस एफ पी का मान कितना है, v माइनस कितना है f। अब लगाते हैं चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले एपी देखते हैं, एपी ये वाले दर्पण से क्या होगी, पीछे, दर्पण से पीछे वाली साइड में है तो किस में आएगी, माइनस में। इससे पीछे जो भी मान होगा वो किसके अंदर आता है, माइनस के अंदर। ए डैश पी भी दर्पण से क्या पीछे, ए डैश पी दर्पण से पीछे है तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। कि ए डैश पी का मान कितना हो गया, माइनस का v, कि भाई ये भी किसके अंदर आएगा, माइनस में आएगा। एफ पी दर्पण से पीछे, दर्पण में सारे मान पीछे पीछे है तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। और तो सबसे लास्ट वैल्यू बच गई v माइनस एफ, ये भी किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक। ये चारों ही मान किसके अंदर हो गए, माइनस में हो गए। अब यहाँ से ये चारों मान इस समीकरण में रखने, ऊपर वाले समीकरण में रखते हैं, तो चारों मान ऊपर वाले समीकरण में रखते हैं।
ये जो चारों मान है वो इस समीकरण में रखते हैं। तो AP का मान कितना है माइनस यू अपॉन, इसका मान कितना है माइनस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस कितना हो गया एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना हो गया वी एफ इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ का भाग देने पर यू वी एफ का क्या देते हैं इसके अंदर भाग देते हैं। तो यू वी एफ का भाग देंगे तो ये होगा ना वी एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी। ये जो कंप्लीट है उसको किससे डिवाइड करना है यू वी एफ से डिवाइड करना है। अब यहाँ डिवाइड करते हैं तो वी एफ से वी एफ क्या हो गया कैंसिल हो गया, वन अपॉन कितना आ गया यू इक्वल टू यहाँ यूवी से यूवी कैंसिल हो गया वन अपॉन एफ माइनस यहाँ यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया वन अपॉन वी। इसको इस साइड में ले आओ, इसको इस साइड में लिखते कितना आ जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस कितना हो जाएगा वन अपॉन वी। ये कौन सा फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला या फिर कौन सा है दर्पण सूत्र है कि दो दो त्रिभुज लेने थे, दोनों त्रिभुज क्या करना समरूप करना। तो समरूप करने के बाद में भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। अब भुजाओं के अनुपात में कहते हैं कर्ण को भुजाओं कर्ण काम में नहीं लेना, सिर्फ अपने क्या काम में लेना लंब और आधार काम में लेना। तो लंब के नीचे लंब ही आधार के नीचे आधार लिखेंगे। तो लास्ट में यहाँ तक समीकरण है। फिर कौन सा लगेगा चिन्ह परिपाटी नियम। तो चिन्ह परिपाटी नियम में दर्पण में सारे मान पीछे की साइड में थे, पीछे की साइड में थे तो किस में आएंगे माइनस में आएंगे। फिर माइनस में यहाँ रखते माइनस माइनस कैंसिल हो गए, दोनों क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में किससे डिवाइड करना है जिसमें संबंध ज्ञात करना है वही। या तो दर्पण सूत्र लिख देते हैं, लिखते यू वी एफ में संबंध, यू वी तथा एफ में संबंध ज्ञात करो। तो संबंध किसमें यू वी एफ में, किससे भाग दे देंगे यू वी एफ से भाग देने पर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी। वी को इस साइड में लिखते हैं तो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस कितना हो जाएगा वन अपॉन वी।